हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है और इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो, इवोल्यूशन का मतलब तो बहुत इजी होता है कि किसी चीज का इवॉल्व होना, किसी भी चीज का एडवांसमेंट होना, ठीक है। और हेरिडिटी का मतलब होता है कि किसी एक जनरेशन से किसी दूसरी जनरेशन में कोई एक ट्रेट का या फिर किसी एक करेक्टर का ट्रांसफर हो जाना। बहुत इजी लैंग्वेज में अगर मैं करके बताऊं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को, तो देखो, फॉर एग्जाम्पल, जितना भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर मेल और फीमेल दो बॉडी पार्ट लेती हैं, उसके अंदर जब पेरेंट्स एक दूसरे से मिलके एक बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसके अंदर जो बेबी होता है उसके अंदर हेरिडिटी, मतलब जो पेरेंट्स के अंदर कैरेक्टर्स थे वैसे ही बच्चे के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे हेरिडिटी बोल देते हैं, ठीक है। और हेरिडिटी के साथ में बात आती है कि इवोल्यूशन किसको बोलते हैं। इवोल्यूशन का मतलब है कि जो पहली पिछली जनरेशन थी उससे एडवांस अगली जनरेशन का होना, दिस इज कॉल्ड द इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी का मतलब तो समझ आ गया कि करेक्टर्स का या ट्रेड्स का नेक्स्ट जनरेशन में जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपने देखा होगा कि किसी भी पेरेंट्स का जो बॉडी का जो भी कलर है, जैसे नोज की साइज, स्किन कलर, हेयर, जो भी आपका पेरेंट्स का है वो पक्का कुछ ना कुछ आपको बेटे में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेरिडिटी हो जाना। इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि किस तरीके से वो चीज जब नई जनरेशन में जाती है, अगली जनरेशन में जाती है, तो किस तरीके से इवॉल्व हो जाती है, मतलब कुछ एडवांसमेंट उसके अंदर किस तरीके से आ जाता है। इस पूरे के पूरी बात को हम इस पूरे के पूरे लेक्चर में देखने वाले हैं, बहुत डिटेल में जाके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इजीएस्ट डेफिनेशन, व्हाट इज हेरिडिटी। तो मैंने जैसे बताया कि ट्रांसमिशन होना कैरेक्टर्स का या ट्रेड्स का। देखो, ट्रेड्स का मतलब वही होता है कि पापा का कलर, पापा के बालों का, मम्मी के आंख का कलर, ये सारे बेटे के अंदर ट्रांसफर हो जाना। तो ये बेटा या बेटी के अंदर ट्रांसफर हो जाना उसको बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। मतलब कि आप किसी भी ट्रेड की बात कर लो, उसका ट्रांसफर हो जाना, तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द हेरिडिटी। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये बात आपको याद रखनी है। ट्रेड्स का मतलब होता है हाइट, हेयर, शेप ऑफ ईयर, शेप ऑफ चिन, शेप ऑफ नोज, इस सबको मिला के है क्या बोलते हैं, ट्रेड्स बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनके ट्रांसफर होने को हेरिडिटी बोलते हैं। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा बिल्कुल फोटोकॉपी की, बाप ऐसा है तो बेटा वैसा होगा, माँ ऐसी है तो बेटा ऐसा होगा, बेटी ऐसी होगी, नहीं, फोटोकॉपी कभी नहीं होता है। मतलब उनके जैसे कैरेक्टर्स देखेंगे, लेकिन कुछ एडवांसमेंट भी आपको नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलेगी। तो जो एडवांसमेंट देखने को मिली उसको ही बोलते हैं इवॉल्व होना, इवोल्यूशन, ठीक है। और ऐसे इवोल्यूशन होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, और फिर एक नई स्पीसीज बन जाती है। तो हेरिडिटी मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिस भी रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिस भी रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसके अंदर करेक्टर्स पेरेंट्स से उसके बेटे या बेटी के अंदर ट्रांसफर होंगे। और जब बेटे और बेटी के अंदर ट्रांसफर होंगे तो कुछ ना कुछ इवॉल्व, मतलब एडवांसमेंट आएगी, उसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल से देख सकते हो कि पहले हम कैसे थे, फिर हम इवॉल्व हुए, इवॉल्व होते गए, होते गए, होते गए, आज हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको इवोल्यूशन बोल सकते हैं। और हेरिडिटी मतलब पेरेंट्स का कुछ ना कुछ कलर, उनका आई कलर, नोज कलर, बालों का शेप, बालों का टेक्सचर बच्चों में जाना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारा इंडियन टेक्सचर है, ठीक है। अब इंडियन पेरेंट्स से के अंदर, मतलब पेरेंट्स से जो बच्चा पैदा होगा, उनके स्पर्म और ओवम को डिफ्यूज होकर जो बच्चा पैदा होगा वो बिल्कुल यूएस के अंदर जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। तो जो कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स के, वो बेबी में ट्रांसफर होना, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। और बेबी में एज इट इज नहीं होना, नहीं तो फोटोकॉपी बनना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर कुछ ना कुछ एडवांसमेंट आना, मतलब कुछ भी एडवांसमेंट आ जानी, इसको बोलते हैं इवोल्यूशन, ठीक है। तो हेरिडिटी और इवोल्यूशन का बेसिक मतलब तो यही है। क्लियर। अब देखते हैं एक चीज, वेरिएशन एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ द वेरिएशन। एक टर्म होती है जिसको समझना जरूरी है, वेरिएशन। देखो, वेरिएशन का मतलब क्या होता है, बहुत इजी, द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड द वेरिएशन। इसको बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। कैसा एग्जांपल, देखो, एक्यूमुलेशन शब्द का मतलब होता है जुड़ना, वेरिएशन मतलब चेंजेस आना। किसके साथ में, आप हो सकता है कि किसी ऐसी जगह पर रह रहे हो जहां पे चेंज आना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल,
पहले जो आपके जिराफ होते थे ना, उनकी गर्दन होती थी छोटी, फिर क्या हुआ, नीचे घास जो होती थी फील्ड के ऊपर, वो घास खत्म होने लगी, तो जिराफ जो थे वो अपनी गर्दन को स्ट्रेच करके ऊपर से घास को खाने लगे। अब वो स्ट्रेच करते तो उनकी जो गर्दन थी वो स्ट्रेच होने लगी, तो ये वेरिएशन आने लगा। जो उनकी अगली जनरेशन थी उनके अंदर जो नेक थी, जो गर्दन थी, वो स्ट्रेच आने लगी, और ऐसे होते 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 इसका एक्यूमुलेशन हो गया। आज जिराफ की गर्दन कितनी लंबी होती है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द वेरिएशन एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ द वेरिएशन। क्लियर इतनी बात। अब हम यहाँ पे मेंडल की थ्योरी को समझेंगे। दो थ्योरी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डार्विन की और एक मेंडल की। मेंडल क्या थे, बोल सकते हो आप, जो फादर होते हैं ना चर्च के अंदर, वो थे। अब इनको बड़ा शौक था चीजों को ऑब्जर्व करने का, कि यार किस तरीके से कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि चर्च के पास में पी प्लांट्स लगा दिए, मतलब मटर के पौधे, और उनपे एक्सपेरिमेंट करने लग गए। और उनके एक्सपेरिमेंट को करके उन्होंने एक बुक में लिख दिया, या बोलते नोटबुक में लिख दिया। उस नोटबुक में लिखी हुई थ्योरी को हम पढ़ते हैं। डार्विन ने भी कुछ ऐसा ही किया। डार्विन क्या करते थे, फिलोसफर थे, चीजों को सोचते थे, उन्होंने भी चीजें लिख दी। बस उन दोनों जो लिखी हुई बातें हैं उनको हम समझते हैं। तो चलिए समझते हैं। मेंडल की थ्योरी को समझने से पहले आपको कुछ टर्म समझनी पड़ेंगी। पहली जो टर्म है वो है क्रोमोसोम। देखो क्रोमोसोम क्या होता है। आपकी सेल होती है, आपकी एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर, ओके। इस डीएनए के अंदर क्या होता है, हर एक डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। आपके हर एक, पूरी बॉडी में से कोई भी एक सेल निकालूंगा ना, तो उसके अंदर आपके कितने प्रेजेंट होंगे, 46। कितने, 46, याद रखना 46 आपके यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन एक बॉडी की ऐसी सेल होती है जिसके अंदर 23 ही होते हैं। देखो कौन सी होती है, 23, और 23 मिला के कितना होता है, 6 और 4 मतलब 46। लेकिन एक सेल ऐसी होती है जिसमें सिर्फ 26 ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कौन सी होती है, वो होती है सेक्स सेल। मेल के अंदर स्पर्म, ओवम आपके फीमेल के अंदर। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब दो सेक्स सेल मिलती है तो 23 एंड 23 दोनों मिलके एक पेयर बनाती है, 23 का पेयर, और जिससे बेबी प्रोड्यूस होता है। जो नया बेबी प्रोड्यूस होगा उसके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो उन दो 23 के क्रोमोसोम से मिलके बने होंगे। बाकी सारी सेल जो होती है, उस हमारी हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के अंदर। और क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं, क्या होता है, तो देखो ये आपका क्या है, सेल है। सेल के बीच में ये जो पार्ट होता है सेंटर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर चुपचाप बंडल होके पड़ा होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर जो होता है वो होता है आपका क्रोमोसोम। कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो। कितने होते हैं हर एक बॉडी की सेल के अंदर, हर एक पूरी की पूरी कोई भी सेल उठा लो रैंडम, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक सेल ऐसी होती है जिसके अंदर 23 होते हैं, वो होते हैं सेक्स सेल। मेल के अंदर कौन सी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। फीमेल के अंदर कौन सी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, स्पर्म एंड द ओवम। क्लियर। क्रोमोसोम के अंदर घुसते हैं। पहले हम सेल के अंदर घुसे न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या, क्रोमोसोम के अंदर होता है जीन। मतलब क्रोमोसोम के अंदर मिलियंस ऑफ मिलियंस, एक क्रोमोसोम में मिलियंस ऑफ मिलियंस जीन प्रेजेंट होते हैं। और जीन का छोटा सा जो टुकड़ा होता है ना, ये पूरा का पूरा क्या है आपका जीन मान लेते हैं। इसका जो स्मॉलर पार्ट होता है ना, वो किसी एक करेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए, इनहेरिटेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे समझ में क्या आती है कि सेल होती है, सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर जीन होता है, जीन का जो छोटा सा पार्ट होता है वो किसी एक करेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर। तो याद रखना, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम कितने, 46, और सेक्स सेल के अंदर 23। उसके अंदर जीन का जो स्मॉल पार्ट होता है वो किसी एक करेक्टर को ट्रांसफर कर सकता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो दूसरी जो टर्म हमें समझनी है मेंडल की थ्योरी को समझने से पहले, वो होता है डोमिनेंट ट्रेट। देखो डोमिनेंट ट्रेट को बहुत आसानी से समझाता हूँ। डोमिनेंट ट्रेट है कि एक मॉम और डैड, मतलब मेल एंड फीमेल। मॉम की जो आईज का कलर है वो है, मान लेते हैं ब्लू कलर की आईज है, डैड की है ब्राउन कलर की या ब्लैक कलर की। अब जो बेबी प्रोड्यूस होता है उसकी आई का कलर जो है वो मान लेते हैं ब्राउन होता है या फिर ब्लैक होता है। तो इस केस में हम यहाँ पे दो पेरेंट्स को ले रहे हैं, एक मेल और फीमेल। तो इन दोनों में से कौन डोमिनेंट है, इन दोनों के कैरेक्टर्स में से किसका डोमिनेंसी शो कर रहा है कैरेक्टर, ऑफ कोर्स फादर का, क्योंकि जो बेटे का जो कैरेक्टर है वो फादर के कैरेक्टर से मिलता जुलता है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब मॉम की बात कर लेते हैं। अगर ब्लू होता
तो यहाँ पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है वो मोम होती, मतलब जो डोमिनेंट ट्रेट्स होती है वो मोम की होती। क्लियर? तो डोमिनेंट, अगर जो डोमिनेंट नहीं है उसको क्या बोलेंगे इस केस में? एक डोमिनेंट तो फादर का है, क्योंकि जो चाइल्ड का जो कैरेक्टर है फादर को गया है, लेकिन जो दूसरा कैरेक्टर है मॉम का उसको बोलेंगे रिसेसिव कैरेक्टर्स, जो कि शो नहीं होते, दिखाई नहीं देते, तो उनको रिसेसिव बोलते हैं, दब गए। ठीक है, वो कैरेक्टर्स दब गए। अब एक टर्म है जिसको समझना है, जिसका नाम होता है फिनोटाइप। मतलब कोई भी चीज आपको देख के पता चल रही हो, आंखों से देख के कि कोई चीज कलरफुल है, कोई चीज लंबी है, छोटी है, उन कैरेक्टर्स को हम जो देख के हम बता सकते हैं उनको बोलते हैं फिनोटाइप, फिजिकली देख के। लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स जिनको हम उनके क्रोमोसोम या फिर उनके गैमेट्स के नाम के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं अभी हम देखने वाले हैं। गैमेट्स को देख के बताएंगे, उनको बोलेंगे जीनोटाइप। जैसे यहां पे एक एग्जांपल लिया है मैंने, यहां पे ब्लू कलर का ये है, लेट मी जूम फॉर यू। ये वाली जो चीज है वो ब्लू कलर की है, ये भी ब्लू कलर की है और ये व्हाइट कलर की है। एक फ्लावर है जो कि ब्लू कलर का है। ब्लू और व्हाइट इनका क्या है? फिनोटाइप। लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी, जो गैमेट्स है ना, जो बी लिखा हुआ है मैंने, वो इनका क्या होगा? वो होगा इनका जीनोटाइप। गैमेट्स को देखना, ठीक है, उनको देख के बताना इस जीनोटाइप। ओके, लेट्स मूव फर्दर। आगे बढ़ने से पहले प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आपने नहीं किया है फॉर द लेटेस्ट अपडेट। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक नई टर्म, बहुत इजी होती है, F1 और F2 जनरेशन। देखो F1 जनरेशन क्या होती है, हम यहाँ पे, मतलब हम नहीं, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या किया था, जो पी प्लांट्स होते हैं उनको रिएक्ट करवाया था, उनको देखा था कि किस तरीके से वो अपना रिजल्ट देते हैं। तो जो पहले पी प्लांट्स को रिएक्ट करवाया था उनको बोलते हैं F1 जनरेशन, और जो रिजल्ट आया उसके बाद फिर करवाया उसको बोलते हैं F2 जनरेशन। नेक्स्ट करवाएंगे तो F3 जनरेशन, उसके आगे F4 एंड सो ऑन। इस तरीके से इसको याद रखना है। F1 जनरेशन मतलब पेरेंटल जनरेशन, पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने से पहले देखा ये पौधा X ये Y दोनों को मिला दिया, अब जो निकल के आया नया प्लांट वो होगा, अब उनके बीच में कराएगा तो दिस इज द फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड, उसके बाद कराएगा तो सेकंड जनरेशन, उसके बाद तो थर्ड जनरेशन। वेरी इजी, बहुत इजी है, समझ आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं F2 जनरेशन भी समझ आ गया, F3 भी समझ सकते हो। अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ द इनहेरिटेंस ट्रेट मेंडल कंट्रीब्यूशन। मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने पी प्लांट्स को लिया था। अब दिमाग में आना चाहिए पी प्लांट्स से क्यों लिया, किसी आदमी के ऊपर भी तो एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। देखो आदमी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते तो एक ही जनरेशन को देखने में उनको 100 साल लग जाते, ठीक है, उतना वो जीते, फिर उनकी पूरी की पूरी खानदान वही काम कर रही होती। इसलिए उन्होंने सिर्फ पी प्लांट्स को, जो कि शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स देते, क्योंकि वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी एक तरीके से क्या बोल सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। बोलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे, आपको पता है ना? अगर आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बुक आप क्लिक करके देख सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैसे करते हैं। तो इसलिए उन्होंने पी प्लांट्स को चुना। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो ये आपके थे मेंडल, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि पूरा का पूरा समझते हैं। सबसे पहला जो देखा उन्होंने वो था मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस। मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड मतलब ट्रांसफर होना, किसी एक कैरेक्टर का ट्रांसफर करके देखा, एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया, तो कैसे पता लगा, क्या पता लगा, क्या रिजल्ट्स आए। अब देखते हैं कैसे किया। पी प्लांट्स को कंसिडर किया, और जो मोनो हाइब्रिड जो पहला कैरेक्टर था वो उन्होंने कंसिडर किया प्लांट्स की हाइट को। क्या कंसिडर किया? प्लांट्स की हाइट को। उन्होंने देखा कि सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करता हूं, प्लांट्स की हाइट को कंसिडर करके देखता हूं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले एक प्लांट लिया जो कि कैसा था, टॉल था, और एक प्लांट लिया जो कि कैसा था, डॉफ था, मतलब बोना था, और एक लंबा था। और उसके जो पेरेंटल जनरेशन थी वो आपकी ये थी। उसके बाद में उनके जो जीनोटाइप्स थे, जो जीन थे, जो टॉल था उसको कैपिटल टी से और कैपिटल टी से दिखाया, और डॉफ के जो जीनोटाइप्स थे उनको स्मॉल टी से और स्मॉल टी से दिखाया, ठीक है। अब बोलोगे स्मॉल से डॉफ को क्यों दिखाया? भाई सीधी सी बात है, छोटे थे तो उसको स्मॉल से दिखा दिया, बड़े थे तो कैपिटल टी से। अब उन्होंने देखी कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है इनके क्रॉस ब्रीड करने की, कितनी पॉसिबिलिटीज सकती है, मैक्स टू मैक्स। तो उन्होंने वहां पे क्या किया, दो कैपिटल टीज को अलग किया और दो स्मॉल टीज को अलग किया, इस तरीके से। अब इनको क्या किया, इनको नाम दिया गैमेट्स। गैमेट्स मतलब गैमेट्स वो सेल्स होती हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे पहला गैमेट्स
स्मॉल टी से मिलाया, पहला पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है और चौथी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? ना जी, यही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो कि उन्होंने देखा। ठीक है, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे आपके सामने 3 तो कैपिटल टी स्मॉल टी निकल के आ रहे हैं और चौथा भी कैपिटल टी स्मॉल टी निकल के आ रहे हैं। तो ये आएगी आपकी फर्स्ट जनरेशन, दिस इज कॉल्ड द F1 जनरेशन। क्लियर, ये आपकी फर्स्ट जनरेशन होगी। तो यहां पे जो फिनोटाइप देखा उन्होंने, तो सब कैसे थे? टॉल थे, सबके फिनोटाइप टॉल थे। नेक्स्ट इन्होंने देखा जीनोटाइप, मतलब किस तरीके के जीनोटाइप है, तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, इस तरीके के रिजल्ट सब में देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पे फिनोटाइप मतलब देख के पता किया कि सबके सब टॉल है। जीनोटाइप मतलब किस तरीके के इनके गैमेट्स देखने को मिल रहे हैं, तो गैमेट्स स्मॉल और कैपिटल टी देखने को मिल रहे हैं। तो ये मोनोहाइब्रिड था, मतलब सिंगल कैरेक्टर का ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहां पे बात आती है, अब जो फर्स्ट जनरेशन आई थी उस फर्स्ट जनरेशन का क्या कर रहे हैं, ये क्रॉस ब्रीड करवा रहे हैं, उसको बोलेंगे सेकंड जनरेशन। तो उनके गैमेट्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं और ये पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिल सकती है। क्या इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है? नहीं मिल सकती। और जो ये जनरेशन निकल के आएगी, जो रिजल्ट निकल के आएगा, उसको नाम दिया जाएगा F2 जनरेशन। क्यों भाई F2 जनरेशन क्यों नाम दिया जाएगा? F2 जनरेशन का मतलब है कि ये वो जनरेशन है जो कि पहली जनरेशन से मिलके बनी है। आपको पता है कि पहली जनरेशन में रिजल्ट क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उन्होंने दो पेरेंट उसके उठाए और उनको मिला दिया। अब जो F2 जनरेशन में जो रिजल्ट निकल के आएंगे उनको यहां पे लिखा कि जो फिनोटाइप्स है ना, फिनोटाइप मतलब देख के, वो क्या है, एक स्मॉल टी है। ठीक है, और जो कैपिटल टी है और यहां पे कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी। आपको पता है जहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा हुआ है वो कैसा होगा, वो होगा टॉल, क्योंकि यहां पे जो कैपिटल टी है या फिर टॉल है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। लेकिन एक ही केस ऐसा है, एक ही केस मात्र ऐसा है जिसमें दोनों ही स्मॉल टी है। जिस केस में स्मॉल टी दोनों है उसको बोलेंगे डॉफ। तो ये आपका डॉफ होगा, मतलब बोना होगा पौधा। तो इस केस में जो रेशियो निकल के आएगा वो 3:1 का निकलेगा, टॉल एंड द डॉफ के बीच में। क्लियर। नेक्स्ट यहां पे हम देखेंगे कि इनका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। तो जीनोटाइपिक पॉसिबिलिटीज कितनी है, कैपिटल टी फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी इज द बोथ आर स्मॉल टी एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी इज द 1 कैपिटल एंड 1 स्मॉल टी। इनका जो रेशियो निकल के आएगा वो निकल के क्या आ रहा है, यहां पे देखो एक कैपिटल टी कितना है, यहां पे 1 है सिर्फ, दोनों 1:1। अब यहां पे बात आती है कैपिटल और एक स्मॉल की, तो 2 है, तो 1:1:2 इस तरीके से। अब आप बोलोगे रेशियो क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि रेशियो से सीधा क्वेश्चन आता है कि ये बता दो मोनोहाइब्रिड की सेकंड F2 जनरेशन में कितना जीनोटाइपिक रेशियो होता है और किसका होता है। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जिसको बोलेंगे हम कि भाई इतना ये बड़ा सा ट्री कौन याद करेगा, किस तरीके से याद करेंगे। तो एक साइंटिस्ट है प्यूनेट, उन्होंने एक चीज निकाली, बहुत ही बढ़िया चीज, जिसको बोलेंगे प्यूनेट स्क्वायर। और इस मेथड से आप चीजों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? इन्होंने बोला कि इस तरीके से एक स्क्वायर बनाओ और स्क्वायर बना के जो भी आपके पास में वैल्यूज है ना, जैसे यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज है, यहाँ पे है टी, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, 4 वैल्यूज है। उन्होंने बोला ओके 4 इस तरीके से कॉलम बनाओ स्क्वायर बना के और चारों को इस तरीके से अरेंज करो। ये आपके प्यूनेट साइंटिस्ट थे। अब जो रिजल्ट्स निकल के आएंगे उन रिजल्ट्स को आपको क्या करना है, सिर्फ रखना है। एक यहाँ पे आएगा कैपिटल टी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे दोनों ही स्मॉल टी। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि इस तरीके के जो रिजल्ट्स हैं उनको निकालना बहुत आसान होता है, आपको सिर्फ जनरेशन के गैमेट्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पे गैमेट्स क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, उनको मैंने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रखा और रख के मैंने क्या देखा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को जमा के सिर्फ मुझे यहाँ पे क्रॉस करवाना था, तो मेरे को रिजल्ट्स मिल गए थे। क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे मूव करेंगे, ये मैंने लिखा भी हुआ है। अब हम यहाँ पे डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस को देखेंगे। डाइहाइब्रिड मतलब 2 कैरेक्टर्स को यहाँ पे देखा जाएगा। पिछले वाले में मोनोहाइब्रिड मतलब एक ही कैरेक्टर को देखा गया था, अब 2 कैरेक्टर्स को यहाँ पे देखेंगे। तो 2 कैरेक्टर्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम देखेंगे सीड का शेप ऑफ द सीड एंड द कलर ऑफ द सीड।
तो राउंड एंड येलो, पहला कैरेक्टर होगा राउंड एंड येलो। दूसरा होगा ग्रीन एंड द रिंकल्ड, मतलब पी प्लांट्स के अंदर का जो बीज होता है उसका एक कैरेक्टर होगा कि वो या तो येलो हो सकता है या ग्रीन हो सकता है कलर के बेस पे। दूसरा जो कैरेक्टर देखेंगे वो देखेंगे कि उसके जो बीज है वो राउंड हो सकते हैं और बिल्कुल रिंकल्ड हो सकते हैं। अब इनको इनहेरिटेंट करवाएंगे। तो डाई हाइब्रिड इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, तो कुछ नहीं है, ध्यान से देखो समझ आएगा। जहां पे दोनों कैपिटल आर रखे जाएंगे फॉर व्हाट, फॉर द राउंड कैपिटल आर, और वाई रखे जाएंगे येलो के लिए, याद रखना येलो के लिए, वो भी कैपिटल वाई। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक चेंज होते ही हम उनके नाम को बदल देंगे। आप बोलेंगे यहाँ पे रिंकल्ड के लिए दोनों स्मॉल आर और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। अब दिमाग में यह आना चाहिए कि ग्रीन के लिए जी क्यों नहीं रखा, तो जो स्मॉल में रख रहा हूं वो रिसेसिव कैरेक्टर शो किया था उन्होंने, मैंने बोला ना उन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में बातें लिखी हैं, उस बात को हम पढ़ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट किया, उसको लिख दिया, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो जो रिसेसिव किया उसको उन्होंने स्मॉल से रिप्रेजेंट किया, तो ग्रीन रिसेसिव था, रिंकल्ड रिसेसिव था। अब यहाँ पे दो कैरेक्टर्स आ गए, एक तो शेप ऑफ द सीड एंड द कलर ऑफ द सीड। पहले सिर्फ हाइट था, लॉन्ग एंड डॉप, यहाँ पे दो कैरेक्टर, इसलिए इसको डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे कितने तरीके से आपके गैमेट्स मिल सकते हैं, इस तरीके से दो गैमेट्स मिल सकते हैं, 2 और 2 4। अब इनका जो F1 जनरेशन है वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि अगर हम ट्री बनाने बैठ गए तो बहुत ही जाल बन जाएगा। तो वी विल यूज हेयर द प्यूनिट स्क्वायर। तो यहां पे हम रखेंगे बहुत सिंपल तरीके से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। आप दोनों गैमेट्स में से किसी को भी आप वर्टिकल लिख सकते हो, किसी को भी आप हॉरिजॉन्टल लिख सकते हो। अब इनको क्रॉस करवाना है, तो पहले कॉलम में क्या आएगा, ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये, इस तरीके से आ गया। अब आपको पता है जो डोमिनेंट होता है ना, यहाँ पे जो डोमिनेंट है वो आपको फिनोटाइप देखने को मिलेगा, और जो रिसेसिव है वो उसके अंदर करेक्टर, मतलब देखने में वो करेक्टर शो नहीं होगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखना है हमको कि यहाँ पे जो फिनोटाइप होगा वो राउंड होगा या येलो होगा, और जो जीनोटाइप होगा वो देखते हैं। अब यहाँ पे फिनोटाइप के बाद में आप जीनोटाइप भी यहाँ पे लिख सकते हो बहुत इजीली कि आर, स्मॉल आर, वाई एंड स्मॉल वाई, सिर्फ यही तो करेक्टर है। तो यहाँ पे कोई रेशियो लिखने की जरूरत नहीं है। राउंड एंड येलो, सारे के सारे राउंड एंड येलो है, तो ये F1 जनरेशन आपका हाइब्रिड हो गया या इनहेरिटेंस हो गया। अब F1 जनरेशन को यूज करके हम F2 जनरेशन तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे F1 जनरेशन के जो भी आपके रिजल्ट आए उनको ले लिया मैंने और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कुछ इस प्रकार से। अब जो गैमेट्स आएंगे वो ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटीज में आ सकते हैं। क्लियर। अब इनके अंदर हमें करना है सबसे इंपॉर्टेंट, इनको हमें देखो, इनको चाहो तो वर्टिकली लिख लो या फिर हॉरिजॉन्टली लिख लो। अगर आपने इनको वर्टिकली लिख लिया तो इनको आपको हॉरिजॉन्टली लिखना पड़ेगा। किसके अंदर, प्यूनिट स्क्वायर के अंदर। तो दिस इज द प्यूनिट स्क्वायर। यहां पे मैंने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली की चीजों को जमा दी। अब जो मिक्स होगा वो कैपिटल आर, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको मैंने बस कुछ नहीं क्रॉस करके, जो फॉर एग्जांपल कैपिटल आर और स्मॉल वाई और कैपिटल आर और कैपिटल वाई, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो दोनों कैपिटल आर आएगा, एक कैपिटल वाई आएगा, एक स्मॉल वाई आएगा। आप बताओ इसके अंदर क्या आएगा। पॉज द वीडियो राइट नाउ, राइट इन द कमेंट सेक्शन कि इसके अंदर क्या आएगा। पॉज द वीडियो। इसी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट ना आप रिलेट कर पाओगे। तो इसके अंदर जो आपने लिखा होगा, एक कैपिटल आर आएगा, एक स्मॉल आर आएगा, एक आपका यहाँ पे कैपिटल वाई आएगा कि स्मॉल वाई आएगा, यहाँ पे आएगा आपका स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल वाई आएंगे। अब यहाँ पे आपको मुझे बताना है, ये तो जीनोटाइप हो गया, बट फिनोटाइप ये फिजिकली देखने में कैसा होगा। आपको पता है कि जो कैपिटल आर है वो रिसेसिव, वो डोमिनेंट है, और स्मॉल आर रिसेसिव है। तो कैपिटल आर का मतलब होता है राउंड, तो जो सीड होंगे वो राउंडेड होंगे, और दोनों स्मॉल वाई है तो जो कलर होगा सीड का वो कैसा होगा, ग्रीन होगा। तो यहाँ पे आपको ये बहुत ईजी है समझना, कैपिटल वाई का मतलब येलो होता, स्मॉल वाई का मतलब यहाँ पे कैसा होगा, ग्रीन होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये फिनोटाइप का मतलब देखने में कैसा, जीनोटाइप मतलब इसके गैमेट्स कैसे हैं। गैमेट्स, अब आप बोलोगे और ही क्यों लिखा, उन्होंने लिखा, उसको एक संकेत दिया, उनको एक सिर्फ जैसे हम मैथ में लेते हैं ना, लेट एक्स माना, उन्होंने आर मान लिया, स्मॉल वाई, कैपिटल आई, स्मॉल उसको माना जो रिसेसिव था, जिसके कैरेक्टर दब रहे थे, और डोमिनेंट उनको माना जिनके कैरेक्टर दिखाई दे रहे थे। अब जो रिजल्ट निकल के आए वो कुछ इस प्रकार थे, राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3, रिंकल्ड ग्रीन 1। इनका रेशियो पूछ लेते हैं, तो कुछ इस प्रकार इनका रेशियो फिनोटाइप का और जीनोटाइप का आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका प्यूनिट स्क्वायर था।
प्यूनिट स्क्वायर ने चीजों को बहुत आसान कर दिया, नहीं तो इसका पूरे के पूरे का ट्री नहीं बन पाता, है ना। तो प्यूनिट स्क्वायर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये होता है आपका मेंडल की थ्योरी खत्म मेंडल की थ्योरी। अब हम देखते हैं कि हाउ डू ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेंस, मतलब जो ब्लड ग्रुप होता है ना वो कैसे इनहेरिटेट होता है, पेरेंट्स से उनके बच्चों में किस तरीके से इनहेरिटेट होता है। तो देखते हैं, जो ए बी ए बी ओ, देर आर 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। ए एंड बी इज कॉल्ड द डोमिनेंट ब्लड ग्रुप, मतलब जो ए होता है और बी होता है वो डोमिनेंट ब्लड ग्रुप होता है। अब यहां पे आप ये मत पूछना कमेंट सेक्शन में प्लस माइनस, नहीं, इतना है नहीं और इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि आपके ए बी ओ ए बी 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं। इनमें से कोई पूछे डोमिनेंट तो आपका कौन सा होता है, ए होता है और बी होता है डोमिनेंट। तो पेरेंट्स के अंदर इस तरीके से अगर ए और ओ, पेरेंट्स में से किसी का एक का ए है और एक का ओ है, तो बच्चे का क्या होगा, ऑफकोर्स डोमिनेंट होगा। अगर एक का बी है एक का ओ है तो ऑफकोर्स बी होगा, क्योंकि डोमिनेंट 1। और अगर ए बी है तो इस केस में होगा आपका ए ओ बी मिला दो, ए और बी दोनों को मिला दो। अगर ओ और ओ है तो ऑफकोर्स ओ होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना तो डोमिनेंट ना रिसेसिव। तो इस तरीके से इनहेरिटेड होता है ब्लड ग्रुप। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना याद रखना है कि ए और बी दोनों डोमिनेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो बेबी होता है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ये सबको पता होता है मैक्सिमम, लेकिन मैं बता देता हूं कि किस तरीके से होता है। देखो, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेल के जो स्पर्म होते हैं वो एक्स और वाई स्पर्म होते हैं, लेकिन जो फीमेल होता है उसका सिर्फ एक्स एग ही होता है। तो यहाँ पे अगर एक्स और वाई मिल जाते हैं ना, एक्स और वाई मिल जाते हैं तो बेबी बॉय होता है, और एक्स मिलते हैं तो बेबी गर्ल होती है। तो इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन किसके ऊपर डिपेंड होता है, मेल के ऊपर। तो ये फिगर आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि जो स्पर्म होता है वो 2 टाइप का होता है, एक्स एंड वाई। अगर एक्स चला गया और फीमेल के पास से तो हमेशा एक्स एग ही आता है, तो एक्स एक्स फीमेल, एक्स वाई मेल, सिंपल। तो मेल के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो ट्रेट्स होती है ना वो 2 तरीके की होती है। एक एक्वायर्ड ट्रेट, मतलब आपके ऐसे गुण, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो आपने खुद ने एक्वायर किए, जैसे आप साइकिल चलाना जानते हो, आप तैरना जानते हो, आप गोली चलाना जानते हो, पढ़ना जानते हो, आप मैथ करना जानते हो, ये एक्वायरिंग ट्रेट है। आप ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ने मैथ सीखी है तो बच्चा मैथ सीख अपने पेट से सीख के आएगा, नो, दिस इज एक्वायरिंग ट्रेट। इसको एक्वायर करना पड़ता है। डॉक्टर है तो बच्चा डॉक्टर होगा, ऐसा नहीं होता है, इसको एक्वायर करना पड़ता है। लेकिन इनहेरिटेड ट्रेट वो होती है, आपके पेरेंट्स का ना आंख का कलर कैसा था तो आपका वो हो सकता है, तो इसको बोलेंगे ऐसा गुण, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसफर हो सकती है। तो 2 तरीके की ट्रेट होती है इंसान के अंदर, एक एक्वायर करनी पड़ती है, एक इनहेरिटेड। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको मैं, देखो ये बिल गेट्स हैं, तो बिल गेट्स के अंदर जो ब्रेन है वो उनके पापा से तो नहीं आया, पढ़ना पड़ा होगा, बट जो फेस है ना वो सिमिलर है दोनों का, सेम। यहाँ पे जो शाहरुख हैं उनके बेटे का जो फेस है वो सिमिलर है, ये आपका क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट। लेकिन उनके जैसा टैलेंट वो नहीं ले सकते, एक्वायर करना पड़ेगा। तो बहुत ईजी है इसको समझना एग्जांपल के साथ। अब हम इवोल्यूशन को डिटेल में समझते हैं। एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, स्टार्टिंग में समझाया था कि इवोल्यूशन मतलब कोई भी ट्रेट बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, एडवांसमेंट आना, ठीक है। तो एडवांसमेंट आके इतना एडवांसमेंट भी आ जाता है कि नई स्पीसीज बन जाती है, उसको इवॉल्व होना बोलते हैं। पहले हम जंगलों में रहते थे, नाउ वी आर यूजिंग द सेल फोन, लैपटॉप, हम क्या हो गए, इवॉल्व हो गए, हमारी जो स्पीसीज है वो इवॉल्व हो गई, ठीक है, हम होमोसेपियन बन गए। अब हम यहाँ पे देखें, सीक्वेंस ऑफ द ग्रेजुअल चेंज विल टेक प्लेस द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जिससे एक नई स्पीसीज पैदा हो जाए। मतलब इवोल्यूशन इतनी पावरफुल चीज है कि थोड़ा थोड़ा चेंज अगर होता जाए तो एक नई स्पीसीज ही बना देगा। व्हाट अ ग्रेट आइडिया ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे, आप मुझसे पूछोगे कि ठीक है इवोल्यूशन हुआ है लेकिन मुझे कोई प्रूफ तो दो। एविडेंस जो है इवोल्यूशन के वो कहाँ मिलते हैं, वो हमारी धरती की खुदाई में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, देखो 2 चीजों से मिलते हैं, होमोलॉजियस ऑर्गन्स। इसका मतलब क्या है कि हम पहले कुछ ना कुछ उन जैसे थे, लेकिन हमारा क्या हो गया, इवॉल्व होते गए, हम लोग इवॉल्व होते गए और हम एक अलग ही स्पीसीज में आ गए। जैसे हमारे जो हाथ है ना उसका शेप जो होता है, और चीते का हाथ का शेप, वेल के हाथ का शेप, बैट के हाथ का शेप सेम होता है। तो इन जैसे शेप सेम हो, ऑर्गन हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस। हम इवॉल्व हो गए, उसको यूज करना हमने डिफरेंटली कर दिया।
वो अभी तक उसी तरीके से वो इवॉल्व नहीं हो पा रहे हैं जितना हम हो गए। तो इस तरीके से हमारे जो स्ट्रक्चर हैं उनको देख के पता चलता है कि हम इवॉल्व हुए हैं। तो होमोलॉजिस मतलब होमो मतलब एक जैसा, लॉजिस मतलब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एक जैसा हो लेकिन काम अलग अलग हो, उनको बोलते हैं होमोलॉजिस ऑर्गन्स। दूसरा होता है एनालॉजिस। एनालॉजिस मतलब those organs which have the different basic structure, लेकिन किसी भी ज्योग्राफिकल चेंज की वजह से उनका काम अलग तरीके से करने लग गए वो, ठीक है। डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर होने के काम एक जैसा करने लग गए। जैसे जो इंसेक्ट के विंग्स होते हैं, दूसरा जितने भी बर्ड होते हैं या फिर आपका जो बैट होता है, उनका जो शेप होता है ना पंखों का वो अलग अलग होता है लेकिन काम एक ही करते हैं, क्योंकि जो इंसेक्ट है वो इस तरीके से इवॉल्व हुआ है कि उसको वो काम करना पड़ेगा। तो उनको बोलते हैं एनालॉजियस, मतलब स्ट्रक्चर अलग लेकिन काम एक जैसा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको देख के हम बता सकते हैं कि यस इवोल्यूशन हुआ है, वो की जो है आपका फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स मतलब गड्ढा खोद के आप देखोगे तो नीचे फॉसिल्स मिलते हैं, पुराने हड्डियां मिलती है, उनको देख के पता लगता है कि यस हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना वो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो जानवर मिलता था उसकी जैसी है, तो हम उनसे इवॉल्व होके बने। तो ये एविडेंस है। नेक्स्ट हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन ने थ्योरीज लिखी, बस लिख के चले गए, समझाया नहीं जाता। डार्विन ने पहली बात लिखी, उन्होंने बोला इवोल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करेगा पता है, पॉल्यूशन के अंदर ना वेरिएशन आता जाएगा, मतलब चीजें इवॉल्व होती जाएंगी। आप देखोगे सम इंडिविजुअल्स हैव द मोर फेवरेबल, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप एक भालू होता है जो कि जंगल में रहता है, एक भालू होता है जो कि पोलर बियर होता है, तो पोलर बियर के ऊपर बहुत बाल होते हैं और व्हाइट कलर का होता है क्योंकि उसको हीट मिले वहां से। तो कुछ इंडिविजुअल्स उनको जीने के लिए जो चीजें चाहिए वो अपने आप पैदा करेगा उस ज्योग्राफिकल चेंज की वजह से, ठीक है। पॉपुलेशन के अंदर कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जिनके अंदर इतनी फेवरेबल वेरिएशंस आएंगी जिससे वो जीत पाएंगे, कंपीट कर पाएंगे। जैसे अभी रिसेंटली एग्जांपल लेते हैं बीमारी का, कोरोना का, तो हम उससे अडॉप्ट कर लिया, हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, नाउ वी कैन इजीली सर्वाइव विद दैट डिजीज, ओके। तो उन्होंने ये बोला। दूसरा बोला कितने भी अलग अलग स्पीसीज, कितने भी बच्चे पैदा कर ले, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा पैदा होंगे उसी रेशियो में मरेंगे, ठीक है। उन्होंने दूसरी बात बोली, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बोला कि जो सर्वाइवल का जो वो है ना स्ट्रगल पॉपुलेशन के अंदर, उसमें जो अनफिट होगा ना वो मार दिया जाएगा, जो फिट रहेगा ना वही जिंदा रहेगा, क्योंकि फूड की जो डिमांड फिट मतलब जो लड़ सके, जो कमा सके, उसकी ही पूरी होगी। मतलब उन्होंने थोड़ा ओल्ड वे में बताई चीजों को, लेकिन मॉडर्न वे में लेके देखोगे तो बात वही है। फिट जो है वो सर्वाइव करेगा, मतलब जिसके अंदर ताकत होगी वही सर्वाइव करेगा। The individuals having the favorable variation, passing of these variation their progeny and generation to generation, मतलब किसी एक पर्टिकुलर के अंदर कोई वेरिएशन आ गई, जैसे जिराफ की गर्दन लंबी आ गई, लंबी हो गई, अब वो जो वेरिएशन आएगी उसको वो अपनी नई स्पीसीज में ट्रांसफर कर सकता है, कर रहा है भी है, ठीक है। तो ये बातें डार्विन ने दी, तो प्लीज इनको याद रखना। पहली, विद इन अ पॉपुलेशन देयर इज अ नेचुरल वेरिएशन, मतलब नेचर की वजह से या नेचुरली चीजें डेवलप होंगी, इंप्रूव होंगी, इवॉल्व होंगी नेचर की डिमांड के, नेचर की नीड के हिसाब से, और जो वेरिएशन आएगा वो ट्रांसफर भी होगा। और जितनी भी पॉपुलेशन बढ़ जाए कम हो जाए, मतलब जितने भी स्पीसीज पैदा हो जाए, लेकिन पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी। और सरवाइव करने के लिए फिट होना जरूरी है, मतलब फिट जो होगा वही सरवाइव करेगा पूरी पॉपुलेशन में से, ठीक है। दीज वेरिएशन, जितनी भी वेरिएशन आएंगी वो एक्यूमुलेट होंगी मिलियंस ऑफ ईयर्स और एक नई स्पीसीज बना देंगी। ये 5 बातें आपको डार्विन की थ्योरी की याद रखनी है। अब एक उन्होंने शब्द यूज किया जिसका नाम दिया उन्होंने स्पेसिएशन। देखो स्पेसिएशन शब्द का मतलब क्या होता है उसको मैं समझाता हूँ। द प्रोसेस बाय विच अ न्यू स्पीसीज डेवलप। उन्होंने बोला कि देखो मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से एक नई स्पीसीज बन सकती है। उन्होंने बोला मान लो एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है, वो एक्स प्लेस पे रहती है, किसी जगह पे रहती है, और कुछ भी ना यहाँ पे बाढ़ आ गई और एक पॉपुलेशन यहाँ आ गई, एक पॉपुलेशन यहाँ आ गई। जो इधर आई उधर जंगल था, इधर गई वो वहां पे बर्फ पड़ रही थी। अब जो बर्फ पड़ रही थी ना, उस बर्फ की नेचुरल चेंज की वजह से उनके अंदर वेरिएशन आना स्टार्ट होगा, और इधर जहां पे जंगल था वहां पे भी उनके अंदर उस जंगल के अकॉर्डिंग वेरिएशन आना स्टार्ट होगा। जो वेरिएशन होंगे वो जुड़ते जाएंगे, एक्यूमुलेट होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, सालों साल होते जाएंगे, और एक अलग अलग ज्योग्राफिकल चेंज की वजह से अलग अलग स्पीसीज पैदा हो जाएंगी। तो दीज वर द पॉइंट्स जो कि डार्विन ने बताए, ये पॉइंट्स याद रखना है, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है।
विद इन अ पॉपुलेशन देयर इज अ नेचुरल वेरिएशन, पॉपुलेशन किसी भी स्पीसीज की, वहां पे अपने आप एक वेरिएशन आएगा टाइम टू टाइम, और वो एक्यूमुलेट होकर एक नई स्पीसीज बनाएगा, और वो अपने ट्रांसफर कर पाएगा प्रोजेनिस, मतलब नई जनरेशन को, जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। नई स्पीसीज बनने की उन्होंने तरीका बताया कि नई स्पीसीज वेरिएशन से कैसे बनती है एक ही पॉपुलेशन में से, जब ज्योग्राफिकल चेंजेस आते हैं उस तरीके से बन जाता है। क्लियर? So this is the complete chapter. If you have any doubt, please let me know in the comment section. Please hit the subscribe button, और इस चैप्टर का MCQs इसके डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, जाके उनको अटेम्प्ट कर लेना, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना, बस इतना करना है। That's it. Thank you everybody.